देखो बेटे, हमने ये बात की थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन में कि आप कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट कहिए, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहें, वेरिएबल कहें, फिक्स कहें, डायरेक्ट कहें, इनडायरेक्ट कहें। कॉस्ट मीन एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हमेशा किसका पार्ट होते हैं? इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होता है। और इनकम स्टेटमेंट में कहाँ ये एक्सपेंसेस हम लिखेंगे, ये डिफरेंस है। प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा सीजीएस का पार्ट होगी और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होगी। ऐसा है? अच्छा देखो बेटे, जहां तक बात है प्रोडक्शन कॉस्ट की, वो सीजीएस का पार्ट बनेगी। कैसे बनेगी? ये आपके सिलेबस के 2 चैप्टर्स आपको सिखाते हैं, चैप्टर नंबर 6 और 7। चैप्टर नंबर 6 का नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो। प्रोडक्शन कॉस्ट ने किधर को फ्लो करना है? टूवर्ड्स सीजीएस। वो कैसे सीजीएस तक पहुंचती है, आज उसके फ्लो को विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट सीखेंगे। बस फ्लो चार्ट पे आपने फोकस करना है। आपके चैप्टर नंबर 6 और 7 की बेस भी बनेगी और आपकी पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक में जहां पे भी जितनी जर्नल एंट्रीज हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, अटेंशन सिर्फ आपकी चाहिए। देखो बेटे, प्रोडक्शन कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं? 3। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। बेटे, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने हैं तो प्रोडक्शन से पहले आई मस्ट हैव ऑल द प्रोडक्शन रिसोर्सेज, वो ऑलरेडी मेरे पास होने चाहिए। रॉ मटेरियल मैं पहले परचेज करूंगी तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होगा और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। वर्कर्स को पहले हम हायर करेंगे, उनके रेट्स फाइनलाइज करेंगे, बाद में प्रोडक्शन प्रोसेस में वर्कर्स को यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हम पहले लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज बाद में होगी। कहने का पर्पस क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले प्रोडक्शन के सारे रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो जब वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उनकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। रॉ मटेरियल परचेज किया, क्या एंट्री पास करोगे? अगर पीरियोडिक सिस्टम हुआ तो आप बोलोगे परचेजेस टू कैश या पेएबल। आपका परपेचुअल सिस्टम हुआ तो एंट्री पास करोगे इन्वेंट्री टू कैश या पेएबल। ये सीख कर आए बेटे। अब वहां पे आपने इन्वेंट्री पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडर, यहाँ हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरर। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अलग अकाउंट, WIP इन्वेंट्री का अलग अकाउंट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का अलग अकाउंट होगा। ठीक है, तो भाई जब हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, हम यहाँ पे परपेचुअल सिस्टम को एज्यूम करके चल रहे हैं। अब देखो बेटे, जब मैं रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री परचेज करूंगी अंडर परपेचुअल सिस्टम, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट, तो क्या मेरी बुक्स में रॉ मटेरियल का अकाउंट ओपन हो जाएगा? यस। मैं वर्कर्स को हायर करूंगी, काम बाद में उनसे करवाना है, रेट फाइनलाइज हो चुके, एक्वायर किए, मेरी बुक्स में लेबर का अकाउंट ओपन हो गया, सारे अकाउंट्स ओपन हो गए। अब उसके बाद हम करते क्या हैं? जैसे प्रोडक्शन का काम स्टार्ट होता है और फिजिकल कन्वर्जन होती है, रॉ मटेरियल का स्टेटस पहले WIP में और WIP से उसका स्टेटस बदलता है फिनिश गुड्स में, वैसे वैसे हमारी अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स में नए नए अकाउंट्स बनते हैं और कॉस्ट एक अकाउंट से निकलती है और दूसरे अकाउंट की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। तो देखो बेटे, जैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, हमने अपने इन तीनों प्रोडक्शन कॉस्ट के एलिमेंट्स के डिवीजन कर देनी है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर की बेस पे ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड होते हैं। ये डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम डिवीजन करते हैं
और डिवीजन करते ही हमारी बुक्स में दो नए अकाउंट ओपन हो जाते हैं। एक अकाउंट का नाम है WIP अकाउंट और दूसरे अकाउंट का नाम है FOH अकाउंट। WIP स्टैंड्स फॉर वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं, प्रोग्रेस भी कह देते हैं, सिंपली सेमी फिनिश्ड गुड्स। हम जैसे ही बेटे रॉ मटेरियल के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, रॉ मटेरियल का स्टेटस बदल जाता है, वो रॉ मटेरियल नहीं रहता, क्या बन जाता है? वर्क इन प्रोसेस। अब अगली बात बताइए, हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस डिस्कस किया था कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो आइडेंटिफाइबल होती है और मेजरेबल होती है। बहुत अच्छी बच्ची होती है, जैसे कहते हैं वैसे बात मान लेती। लेकिन जहाँ तक बात है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, ना वो आइडेंटिफाइबल है ना मेजरेबल है। बहुत शैतान बच्चे हैं, बात नहीं मानते। अब हम क्या करते हैं, इसका कॉस्टिंग पे भी इम्पैक्ट होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि आइडेंटिफाइबल मेजरेबल होते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली यूनिट को चार्ज हो जाते हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट से निकलते हैं और WIP के अकाउंट की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि आइडेंटिफाइबल भी नहीं है, मेजरेबल भी नहीं है, वो डायरेक्टली यूनिट को चार्ज हो ही नहीं सकते, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, हम उनको बेटा जी FOH के अकाउंट में एक्यूमुलेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो FOH के अकाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब वो FOH के घर में इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम इस पे डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और इन्हें भी यूनिट को चार्ज कर देते हैं। हम जब तक यूनिट्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारी की सारी कॉस्ट चार्ज नहीं कर देते, तब तक बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प के बगैर कैन यू ऑपरेट द मशीन? नो। अब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो मैनुअल नहीं है, वर्कर्स हाथों से चीजें नहीं बनाते, विद द हेल्प ऑफ मशीन कटिंग और ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ मशीन होती है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जब तक हमारे साथ सपोर्ट नहीं होगी, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट भी यूनिट को चार्ज करना कंपल्सरी है। प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी ऑन रहता है, कॉस्ट इन इंडिविजुअल अकाउंट से निकलते हुए कहाँ एक्यूमुलेट होती चली जाएगी? WIP के अकाउंट। और WIP के अकाउंट में बेटे उसने तब तक रहना है जब तक यूनिट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। यूनिट्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं, हमारी बुक्स में एक नया अकाउंट ओपन हो जाता है जिसका नाम क्या है? फिनिश गुड्स अकाउंट। कॉस्ट WIP के अकाउंट से निकलती है और फिनिश गुड्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ तब तक स्टे करेगी जब तक ये आपने जो चीज़ें बना ली हैं, जिनको फिनिश गुड्स कह दिया हुआ है, जब तक वो सेल नहीं हो जाती। जैसे ही ये गुड्स बेटा सेल होती हैं, हमारी बुक्स में एक और नया अकाउंट ओपन हो जाता है जिसका नाम क्या है? CGS अकाउंट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट उन रिस्पेक्टिव अकाउंट से निकलते हुए कहाँ तक पहुँच चुकी है? CGS अकाउंट तक पहुँच चुकी हुई है। फिर हम इसे क्या करते हैं? CGS अकाउंट से इंफॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का पर्पस होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में पहले क्या कैलकुलेट किया जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? क्या आपने अब तक इस फ्लो से किसको गो थ्रू करवाया है? प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या इनकम स्टेटमेंट में अभी तक प्रोडक्शन कॉस्ट पहुंची है? क्या ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया? नो। उसके लिए व्हाट यू हैव टू ट्रांसफर इन इनकम स्टेटमेंट? हम फिनिश गुड्स सेल किए, याद कीजिए मैंने आपसे कहा कि परपेचुअल सिस्टम में एज्यूम कर रही हूँ, ITA में सीख कर आए हो कि जब गुड्स सेल होती हैं परपेचुअल सिस्टम में दो एंट्रीज पास करते हैं, एक विद कॉस्ट प्राइस और एक विद सेल प्राइस। तो जो आपने गुड्स सेल की हैं उनकी कॉस्ट भी इनकम स्टेटमेंट में आएगी, उनकी सेल प्राइस भी इनकम स्टेटमेंट में आएगी। इनके कंपैरिजन से बेटे आपके पास क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, और हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को यहां नाम क्या दिया है? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट।
नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर्ड होगी और अपने अकाउंट से वो भी इनकम स्टेटमेंट में आएगी, और इस तरह बेटे आपकी इनकम स्टेटमेंट का एंड रिजल्ट क्या आता है? नेट प्रॉफिट। पहले तो मुझे बताइए, एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट क्लियर है? अब ये देखें, ये फ्लो हमेशा और ये कहानी आपको याद रहेगी। इस कहानी की बेस पे हम कितनी सारी जर्नल एंट्रीज बनाने जा रहे हैं। बेटे अगर मैं इसको परपेचुअल सिस्टम कह रही हूं तो ये तमाम एसेट्स के अकाउंट है। अगर मैं इसको पीरियोडिक सिस्टम कह रही हूं तो ये एक्सपेंसेस के अकाउंट हैं। एसेट कह लें या एक्सपेंस कह लें, दोनों का बिहेवियर सेम है, दोनों क्या है? डेबिट हैं। और आप इनके रूल्स क्या पढ़ के आए हो? एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस कम होते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बेटे जहां कॉस्ट जा रही है उसका बैलेंस बढ़ रहा है, उसको डेबिट कर दीजिए। जहां से कॉस्ट आ रही है उसका बैलेंस कम हो रहा है, उसको क्रेडिट कर दीजिए। यहां तक सबको क्लियर होता है? अब ये देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में ये एंट्रीज होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये एंट्रीज नहीं होती। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टार्ट ही सीजीएस से डायरेक्टली कर लेते हैं, बल्कि सीजीएस को भी जर्नलाइज नहीं किया जाता। यहाँ पे देखो वो क्या कहेगा कि डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री पास कीजिए। डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुआ, उसकी एंट्री पास करते वक्त बस आपने जहन में क्या रखना है कि डायरेक्ट मटेरियल किस अकाउंट से निकलता है और कहाँ जाता है। मटेरियल के अकाउंट से निकलता है और WIP के अकाउंट की तरफ जाता है, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज करने की एंट्री क्या बनी? WIP अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। इनडायरेक्ट मटेरियल यूज की एंट्री क्या बनेगी? FOH डेबिट और मटेरियल। हाँ, याद रखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल का एक ही अकाउंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का एक ही अकाउंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक ही घर है, एक ही अकाउंट है। तो फ्लोज आपने समझ लिया, ट्रिक मैंने बता दिया। अब मैंने पूछते चले जाना है और आपने मुझे गाइड करते चले जाना है, ठीक है? चलिए, ट्राई टू जर्नलाइज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बताइए, शाबाश। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की एंट्री क्या बनेगी? WIP अकाउंट डेबिट और लेबर कॉस्ट क्रेडिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस FOH डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट। बात समझ में आई? चार्ज इनडायरेक्ट कॉस्ट टू यूनिट्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट कहाँ है? FOH में, उसे यूनिट को चार्ज करो। शाबाश। WIP अकाउंट डेबिट और FOH अकाउंट क्रेडिट। वो कहेगा गुड्स हैव बीन कंप्लीटेड, फिनिश गुड्स टू WIP, गुड्स हैव बीन सोल्ड, CGS टू फिनिश्ड गुड्स। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट में जो कुछ भी ट्रांसफर होता है वो विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज ट्रांसफर होता है। क्लोजिंग एंट्रीज टेम्पररी अकाउंट्स की होती है। आपने ITM में अकाउंटिंग के 5 पिलर्स पढ़े हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इन तीनों में से जो बैलेंस शीट के आइटम हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये परमानेंट अकाउंट है, इनके क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस हुआ करते हैं, इन्हें इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में क्लोज नहीं करते। लेकिन बेटे हमेशा जो टेम्पररी अकाउंट्स हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, जब वो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज हम ट्रांसफर करते हैं। अब क्लोजिंग एंट्री का तरीकाकार आपको टीचर ने क्या समझाया होगा वो मैं रिपीट करती हूँ। एक्सपेंसेस का नॉर्मल बिहेवियर डेबिट है। जब आपने उसको क्लोज करना है तो एक्सपेंस को क्रेडिट कर देना है, और जहां एक्सपेंस क्लोज हो रहा है उसको डेबिट। सेल्स रेवेन्यू बिहेवियर क्या है? क्रेडिट। तो जब क्रेडिट को क्लोज करते हैं डेबिट कर देंगे और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। अब वो आपसे कहेगा कि इनकम स्टेटमेंट में इन तीनों चीजों को क्लोज करें, तो जस्ट फोकस ऑन इट्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू डेबिट एंड क्रेडिट। बताइए CGS का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? तो फिर जब आप इसको इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करोगे
इसको क्या करोगे, क्रेडिट, और इनकम स्टेटमेंट को क्या करोगे, डेबिट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है, डेबिट। तो जब इसको क्लोज करोगे, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ने क्रेडिट होना है और इनकम स्टेटमेंट ने डेबिट होना है। और सेल्स को क्लोज कीजिए, इसका नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, क्रेडिट। इसको क्लोज करने के लिए डेबिट और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करो। अब इसमें एक और चीज जहन में रहे, मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट का फ्लो दिया है टुवर्ड्स इनकम स्टेटमेंट थ्रू सीजीएस। गलती से भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को इस साइकिल से आपने गो थ्रू नहीं करवाना। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट डायरेक्टली अपने अकाउंट से निकलती है और इनकम स्टेटमेंट में आ जाती है। उसकी रीजन क्या है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को कभी भी आपने सीजीएस का पार्ट नहीं बना। पूरे सिलेबस में जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़ेंगे और जितने भी एडवांस मेथड्स पढ़ेंगे, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कभी सीजीएस का पार्ट नहीं बनेगी, वो इस फ्लो से गो थ्रू नहीं होगी। क्या ये सारी बातें क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं बेटे। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस दिन भी मैं बात आपसे कर रही थी कि जनाब अगर मैं आईकैप की बुक को फॉलो करूं तो आपका मटेरियल कॉस्ट आपके सिलेबस में वो कवर अप करता है विद इन चैप्टर नंबर 1+2। लेबर कॉस्ट कवर अप होती है आपके चैप्टर नंबर 5 में। ओवरहेड्स कौन से वाले, इनडायरेक्ट बेसिकली, ये यहां से यहां ट्रांसफर होंगे। इस पे इंडिविजुअली कोई चैप्टर नहीं है, इन ओवरहेड्स पे इंडिविजुअली कोई चैप्टर नहीं है। आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 सिर्फ एक छोटी सी बात आपको गाइड करता है, और वो छोटी सी बात क्या है, हाउ टू चार्ज इनडायरेक्ट कॉस्ट टू यूनिट्स। ये आपने सीखना है चैप्टर नंबर 3+4 में। पूरे 2 चैप्टर में इतनी सी बात सिखाई जा रही है, हाउ टू चार्ज इनडायरेक्ट कॉस्ट टू यूनिट्स। और आपका जो चैप्टर नंबर 6 और 7 है, उसमें ये इस फ्लो की यही एंट्रीज हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हुई। अच्छा, ये तो प्रॉपर फ्लो है बेटे। रिटर्न्स भी तो हो सकते हैं। अगर मैं रॉ मटेरियल की यूजेज को आपसे जर्नलाइज करवा सकती हूं, तो बीइंग एग्जामिनर रिटर्न्स को भी आपसे जर्नलाइज करवाया जा सकता है। सम टाइम ये होता है कि स्टोर रूम से डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ ज्यादा इशू हो गया, तो वो जो एक्स्ट्रा इशू हुआ वापस आ गया, तो क्या करोगे, मटेरियल वापस आ रहा है, मटेरियल को डेबिट कर दोगे, और डायरेक्ट मटेरियल वापस आ रहा है, इसलिए WIP को क्रेडिट करोगे। जहां डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जा चुकी थी रिटर्न की एंट्री में, उसको रिवर्स कर दोगे। चलिए दोबारा से, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, WIP टू मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर, मटेरियल अकाउंट टू WIP अकाउंट। इनडायरेक्ट का भी बेटे यही चीज होगी। यहां तक कोई क्वेश्चन क्लियर है? अब एक और चीज जो पूरे सिलेबस में याद रखनी है, मैं किसी स्पेसिफिक चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर नहीं दे रही हूँ। इसमें मैं आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की सारी जो बेसिक चीजें हैं, अब तक हम बुक की तरफ नहीं गए, प्रॉपर सिलेबस की तरफ नहीं गए। अगर आपको डे 1 में याद हो तो मैंने क्या कहा था, हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ABC सीख रहे। तो जब तक उस पर ग्रिप नहीं आती, मैं बुक की तरफ या किसी स्पेसिफिक चैप्टर की तरफ आपको मूव ऑन नहीं करवा। एक और चीज जो आपने याद रखनी है थ्रू आउट योर सिलेबस, दैट इज व्हाट, देखो बेटे, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्शन कॉस्ट ने मूव करना है टूवर्ड्स सीजीएस। अब मैं प्रोडक्शन कॉस्ट को यूं अगर लिख लूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और FOH, क्या मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट हो गई? क्या मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट हो गई? यस। याद करवाइए, प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? इट इज द टोटल ऑफ डायरेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये किसके इक्वल होता है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका इट मींस हम इसकी जगह पे और क्या लिख सकते हैं? प्राइम कॉस्ट। FOH किसको कहा था? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर
प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक तीसरा पूल भी था, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं है? बाकी सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट होती है। अब यहां पे एक और चीज जनाब क्या है, और वो चीज ये है, आपकी जो प्राइम कॉस्ट सीजीएस में जाएगी उसकी एक्चुअल फिगर में जाएगी। एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक्चुअल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट सीजीएस का पार्ट बनते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्चुअल कॉस्ट है वो सीजीएस में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती अभी डिस्कस करते हैं। तो फिर कौन सी लेके जाएंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट जो बेटे यहां से यहां जा रही है, और कैसे जानी, जो चैप्टर नंबर 3 और 4 आपको सिखा रहा है। ये एक्चुअल कॉस्ट इधर से उधर नहीं जा रही, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है और उसका नाम है एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट। उस कॉस्ट का नाम क्या है? एब्जॉर्ब कॉस्ट। हम एफओएच कॉस्ट जो लेकर आएंगे सीजीएस में वो एस्टिमेटेड है और उसका नाम क्या है? एब्जॉर्ब कॉस्ट। ये बेटा जी आपके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट हुआ करती है। ऐसा क्यों करते हैं? उसकी रीजन क्या है? तो जनाब एक कहानी सुनिए। कॉस्ट अकाउंटिंग कहानी छोटी छोटी कहानियां बना के सीखेंगे, इजी बनाएंगे इसको। आप मैन्युफैक्चरर हो और फी जमाना कस्टमर ओरिएंटेड हो। आपके पास एक कस्टमर आया ऑर्डर लेकर, भाई साहब मेरे लिए 10 यूनिट बना दे। हमने कहा बैठो। अब जब वो आपके पास ऑर्डर लेकर आएगा आपसे क्या कंफर्म करेगा? सेल प्राइस। वो आपसे सेल प्राइस पूछेगा ना। आपको मालूम है कि सेल प्राइस किसके इक्वल होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मैंने फौरन अंदाजा लगाना है किस चीज को बनाने पे मेरा खर्चा कितना होगा, और मैं क्योंकि बिजनेस कर रही हूं, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए मैंने ये अंदाजा लगाना है। तो चलिए पहले कॉस्ट का अंदाजा लगाते हैं। वो आया था मेरे पास जॉब बनवाने के लिए, मुझे पहले से मालूम है कि इस पे रॉ मटेरियल, चलो रोस्ट्रम की एग्जांपल लेते हैं। वो मुझसे ऐसे 10 रोस्ट्रम बनवाने के लिए आया। मुझे पता है इस रोस्ट्रम को बनाने के लिए लकड़ी यूज होगी और वुड कितने केजीज यूज होगी। मेरे पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन भी है क्योंकि मैं ऑलरेडी बना रही हूँ। मेरा स्किल लेवल, मेरे पास एक्सपीरियंस, मेरी प्रीवियस हिस्ट्री मुझे बता रही है, प्रीवियस रिकॉर्ड बता रहा है कि अब तक मैंने कितने सारे बना लिए। मैंने कैलकुलेशंस की, मैंने कहा भाई एक रोस्ट्रम बनाने पे 10 केजी वुड यूज होगी। अब इसके लिए 10 केजी अभी मैंने खरीदनी है। कब खरीदूंगी? जब ऑर्डर ओके होगा। अभी तो वो ऑर्डर लेकर आया, लेकिन उससे पहले ही मुझे अंदाजा है कि मार्केट में इस वक्त मटेरियल का रेट क्या है, लकड़ी का रेट क्या है। ये हमें अंदाजा होता है ना। तो अभी ऑर्डर लेकर आया है, लेकिन उसी टाइम में मुझे पता है कि मेरी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्या होगी। वर्कर से काम मैंने ऑर्डर को ओके करने के बाद ऑर्डर पे वर्कर से काम करवाना, और काम करवाने के बाद भी 1 महीने के बाद तनख्वाह देनी है। ऐसे ही होता है ना। जनवरी की सैलरी फरवरी के स्टार्ट में, फरवरी की सैलरी मार्च में पे की जाती है। पे बाद में करनी है, बट कितनी के पे करनी है ये मुझे इंफॉर्मेशन है। ये कैसे इंफॉर्मेशन है? जब आप अपने वर्कर को की हायरिंग करते हो, उनको जॉब देते हो, बेटे उसी टाइम सैलरी फिक्स हो जाती। अगर आपने उनको पर मंथ फिक्स सैलरी पे रखना है तब भी आपको पता है। आपने घंटों के हिसाब से पेमेंट करनी है, रेट क्या देना आपको तब भी पता है। आपने यूनिट के हिसाब से पेमेंट करनी है, रेट क्या होगा आपको तब भी पता है। इसलिए मटेरियल और लेबर कॉस्ट एक्चुअल चार्ज की जाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे मेजर कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का नहीं मुझे अंदाजा, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी ने पहले यूज होना है। कब यूज होना है? जब ऑर्डर पे काम होना है, तब इलेक्ट्रिसिटी ने यूज होना है। और यूज होने के 1 महीने के बाद बिल आना है।
और पाकिस्तान में तो बिल का अंदाजा ही नहीं है कितने यूनिट पे कितना बिल आ जाएगा। सम टाइम 200 पे कुछ और बिल आता है, 200 यूनिट्स के अगेंस्ट सम टाइम बिल कुछ और आता है। तो क्या आप अपने कस्टमर को 2 मंथ्स के लिए बिठा सकते हो कि 1 महीना लगना तुम्हारे 10 रोस्ट्रम बनने, फिर 1 महीना और बैठो, बिजली का बिल आ जाए, फिर तुम्हें बताते हैं कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, उसमें मैंने प्रॉफिट ऐड करके तुम्हें सेल प्राइस देनी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, वो भाग जाएगा, कहेगा खपती लोग बैठे, पागल बैठे मैं यहाँ, वो कहीं और चला जाएगा। क्या करें? एस्टिमेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट यूनिट को चार्ज करेंगे। और एस्टिमेशन का अंदाजा कहाँ से होगा? मैं कौन सा नया कारोबार शुरू किया है, यस, वो ऑलरेडी मैं बड़े अरसे से काम कर रही हूँ, मुझे अंदाजा है कि हम महीने में इतना काम करें तो ऑलमोस्ट कितना बिल आता है, बिजली का इतना काम करें तो ऑलमोस्ट बिजली का बिल कितना आता है। इसलिए बेटे उस टाइम में मजबूरी हो जाएगी कि हम इनडायरेक्ट कॉस्ट यूनिट को चार्ज करें, आइदर विद द हेल्प ऑफ चैप्टर नंबर 3 और विद द हेल्प ऑफ चैप्टर नंबर 4। कुछ भी कर लें, हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट ही यूनिट को चार्ज करनी है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि बेटे आपके बाकी सारे एक्चुअल कंपोनेंट इनकम स्टेटमेंट तक पहुंचे, उनमें से एक कंपोनेंट जो है इनकम स्टेटमेंट तक पहुंचा वो एक्चुअल नहीं है। तो अगर कॉस्ट एक्चुअल नहीं है, कैन यू कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट? कैन यू? नो। हमें ना सीजीएस एक्चुअल है और ना ही प्रॉफिट एक्चुअल है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? साल के एंड में जब एक्चुअल कॉस्ट की फिगर मेरे पास आ जाएगी, फिर मैंने कम डिसेंट्रलाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हो? सेंट्रलाइजेशन एंड मैनेजमेंट के स्टाइल्स होते हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस का आइडिया है? जी बिल्कुल। देखो बेटे, आज के ज़माना में जब बिजनेस स्केल इतने एक्सपेंड कर गए में, कंपटीशन बढ़ गया हुआ है, वर्कलोड बढ़ गए में, तो सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं रही। ठीक है, तो अब डिसेंट्रलाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन हुई है। उसमें होता क्या है? पावर्स एंड अथॉरिटीज डिपार्टमेंट्स को डेलीगेट कर दी जाती हैं, डिपार्टमेंट्स को इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है। ऐसा है? सारे डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट हैं। और अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो हम क्या करेंगे? उनको टारगेट्स देंगे, काम कैसे करना है उनके एंड पे छोड़ दें, वो स्ट्रेटजीज खुद बनाएं, उनको फंड्स आप जो है वो रिलीज कर दें, वो काम करें। साल के एंड में उनसे पूछ लो ये टारगेट्स दिए थे, क्या अचीव किए, कंपैरिजन करो, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर दो। जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो तो आपके सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। वो जो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कहते हैं। हर डिपार्टमेंट अपने अपने काम के लिए जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या है? हर डिपार्टमेंट अपने अपने काम के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं। फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन के लिए। परचेजिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल परचेज करके दे। एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोडक्शन के बाकी रिसोर्सेज को मैनेज करके दे ताकि फैक्ट्री अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर सके। फैक्ट्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मैन्युफैक्चर के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑनवर्ड में उनको हेड ऑफिसेस बोलूँगी, वो बेसिकली नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, इनको मैं कलेक्टिवली क्या बोलूँगी? हेड ऑफिस। अब देखो बेटा, ये इंडिपेंडेंट हो गए, हेड ऑफिस अलग है, फैक्ट्री अलग है, अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब बुक कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्री हैंड दे दिया गया है। फैक्ट्री अपनी बुक कीपिंग अलग करेगी, हेड ऑफिस अपनी बुक कीपिंग अलग करेगी। फैक्ट्री अपनी बुक्स में वही रिकॉर्ड करेगी, वो तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगी जो फैक्ट्री में परफॉर्म हो रहे। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में वही सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगी जो हेड ऑफिस परफॉर्म कर।
कुछ जगहों पे ये सिस्टम होता है, कुछ जगहों में इंडिपेंडेंट तो कर दिया, बुक कीपिंग को हम इंडिपेंडेंट नहीं करते। बुक कीपिंग सिंगल ही रहती है, कंबाइंड रहती है। चाहे फैक्ट्री में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या हेड ऑफिस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो एक ही जगह रिकॉर्ड होंगी, अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। कुछ जगहों पे ये सिस्टम चलता है। फिर तीसरा सिनेरियो क्या होता है कि भाई फैक्ट्री ने और हेड ऑफिस ने अलग अलग अपनी बुक्स मेंटेन करनी है, लेकिन फैक्ट्री ने अपनी ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करनी है, हेड ऑफिस में जो हो रहा है वो भी रिकॉर्ड करेगा। इसी तरह हेड ऑफिस जो खुद काम कर रहा है, जो खुद एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, हेड ऑफिस ने अपनी ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना है, जो फैक्ट्री में हो रहा है वो भी रिकॉर्ड करना है, सारा कुछ दोनों ने रिकॉर्ड करना है। ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। इसके अकॉर्डिंगली कोई चौथा सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। इन 3 सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन की जो कॉस्ट फ्लो की एंट्रीज अभी अभी सीखी हैं आपने, इनको कैसे रिकॉर्ड किया जाए, इसके 3 सिस्टम्स हैं। हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज रिलेटेड दी प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो टुवर्ड्स सीजीएस, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करें, इन 3 सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली 3 सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए गए। हाउ टू रिकॉर्ड प्रोडक्शन cost flow transactions in books, कैसे रिकॉर्ड किया जाए। 3 सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। इंटीग्रेटेड सिस्टम, interlocking system, fully interlocking system। किस सिनेरियो में कौन सा सिस्टम यूज होगा? हम इंटीग्रेटेड सिस्टम वहां यूज करते हैं जहां सिंगल सेट ऑफ बुक्स हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस of factory and head office should be recorded in single place। इंटरलॉकिंग सिस्टम कब होता है? सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है। इसमें फैक्ट्री रिकॉर्ड ऑन ट्रांजैक्शंस in its own books, और फैक्ट्री अपने ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है, हेड ऑफिस अपनी ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस in its own independent books। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम, इसमें भी सेपरेट बुक्स हैं। फैक्ट्री एंड head office records all transactions either performed
in factory or in head office. डिफरेंस क्लियर हुआ है बेटे? इंटीग्रेटेड सिस्टम में सिंगल बुक्स ऑफ अकाउंट का सेट है, एक ही किताब है, एक ही जर्नल है, एक ही लेजर का सेट है, चाहे वो ट्रांजैक्शंस फैक्ट्री में परफॉर्म हो रही हैं चाहे हेड ऑफिस में परफॉर्म हो रही हैं, हम एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं। जी बेटे सॉरी, नहीं बेटे वो अंडरस्टूड बात होगी। फैक्ट्री का काम क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, वहां तक की एंट्रीज ऑटोमेटिकली हमें मालूम है ये फैक्ट्री से रेलेवेंट, और ऑनवर्ड्स फिनिश गुड्स को टेकअप करके सेल करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेड ऑफिस की, वो हमें खुद ब खुद क्लिक हो जाए। नहीं वो देखो वो मैं गाइड करने जा रही हूँ ना। इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते ही उसको है जहां बुक्स अलग अलग हो जाती है। जो सिंपल इंटरलॉकिंग सिस्टम है बेटे उसको हम उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है? फैक्ट्री की बुक्स अलग, हेड ऑफिस की बुक्स अलग। फैक्ट्री ने अपनी बुक्स में सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, एक दूसरे की ट्रांजैक्शन को उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन अगर वो सिंपल इंटरलॉकिंग नहीं है, फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम है, तो क्या होगा? फैक्ट्री ने भी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, उसके पास भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट की, रेवेन्यू की, प्रॉफिट की। हेड ऑफिस ने भी सब कुछ रिकॉर्ड करना है, तो सेम प्रॉफिट की, रेवेन्यू की, हर चीज की इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस के पास। क्या अब ये क्लियर हुआ? ठीक है जी, किसका दोबारा बताओ? फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम, व्हाट आई हैव मेंशन्ड देयर। फैक्ट्री ने भी अपनी बुक्स में सारी ट्रांजैक्शन आइदर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वो सारी ट्रांजैक्शन फैक्ट्री ने भी रिकॉर्ड करनी है, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस भी अलग रिकॉर्ड कर रहा है। दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन, दोनों प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, जबकि सिंपल इंटरलॉकिंग सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ जी बेटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? चले आज के लिए इतना इनफ है, कल इंशाल्लाह मैं आपको ज्यादा पढ़ा दूंगी। तो फिर चैप्टर नंबर